हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वर्ब के यूज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें वर्ब की यूज़ में ही होता है कि हम इसका कौन सा फॉर्म यूज़ करें, कहाँ पे कैसा लगाएं, और अक्सर ये बातें दिमाग में चलते रहती है सेंटेंस बनाते समय और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या लगाएं, कैसे यूज़ करें। तो अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि हम इसको आज इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। और समझने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए। फिर देखिए, वर्ब का कमाल और धमाल के मिस्टेक के लिए कोई जगह ही नहीं होगी सेंटेंस में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं वर्ब क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब के मतलब होता है क्रिया। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन या परिभाषा लेते हैं। तो इसका परिभाषा है, अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है या वर्ड है जो किसी कार्य की ओर इंगित करता है या कार्य को दर्शाता है। वर्ब आल्सो डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब जो है वो अवस्था को भी दर्शाता है। तो इसको हम इन दोनों मीनिंग्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये जो गो है यह क्रिया है। क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो यह स्कूल जाने को बताता है कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसलिए यह एक एक्शन वर्ब है। परंतु उसी को दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, शी फील्स टायर्ड। तो वह थका हुआ महसूस कर रही है, वो सिर्फ फील कर रही है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो अब हम टाइप ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, और सेकेंड है हमारा मेन वर्ब या मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले जानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य होता है हेल्प द मेन वर्ब, अर्थात मेन वर्ब की सहायता करना। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए, यू कैन लर्न। इसमें जो सहायक क्रिया होती है उसका स्वयं का कोई मीनिंग नहीं होता है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ने के बाद उनका मीनिंग बनता है। इसको समझने के लिए देखिए, मैंने मुख्य क्रिया को हटा दिया है, यू कैन किया है। तो यू कैन व्हाट, इससे हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता कि सेंटेंस किस ओर इशारा कर रहा है। और अगर हम वहीं पे मुख्य क्रिया लगा दिए, यू कैन लर्न, मतलब आप सीख सकते हैं, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाता है और इसका मीनिंग हमको समझ में आता है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, यू मस्ट स्टडी। तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर मैं स्टडी को हटा दूँ, यू मस्ट, तो यू मस्ट से हमको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, और हमने स्टडी वहाँ पे लगा दिया तो हमको वहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग समझ में अच्छे से आता है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल में यदि मैं कैन को हटा दूं और सेंटेंस में बोलूं कि यू लर्न, आप सीखो, तो भी ये सेंटेंस जो है वो मेरा पूर्ण है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड सेंटेंस में मस्ट को हटा दूं और सिर्फ बोलूं कि यू स्टडी, मतलब आप पढ़ो, तब भी हमारा सेंटेंस जो है वो पूर्ण है। तो इसका मतलब है कि हमारा मुख्य वर्ब का मीनिंग होता है और हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड है हमारा मॉडल्स। तो पहला हमारा प्राइमरी वर्ड ये है, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बी, सेकेंड है डू और थर्ड है हैव। इनका प्रयोग जो है वो टेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से होता है। अभी मॉडल्स हैं,
कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये सब हमारे मॉडल्स हैं। इनके अलावा 3 सेमी मॉडल्स हैं, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो ये जो 3 सेमी मॉडल्स हैं इनका उपयोग जो है वो इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। ये दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो इनके बारे में हम आगे और अभी अच्छे से जानेंगे। प्राइमरी वर्ब में मेन वर्ब के साथ टेंस के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। बी जो है वो हमारा इज, एम, आर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। वैसे डू जो है वो हमारा इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। हैव जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। अब बी एंड हैव बीन के रूप में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी और अच्छे से समझेंगे। अब हम बी के उपयोग के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। इसका फॉर्म है इज, एम, आर। तो इनका यूज़ हम सेंटेंस में देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है आई एम कमिंग, मतलब मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। ये इसका उपयोग कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये एम जो है ये बी का फॉर्म है, इसलिए ये हमारा यूज़ हुआ है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल पे हम देखेंगे शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। इस सेंटेंस में ईज का उपयोग हुआ है, यह भी बी का फॉर्म है। इस तरह से थर्ड सेंटेंस में यू आर थिंकिंग अबाउट मी, तो यहाँ पर भी आर का उपयोग हुआ है, इसलिए यह भी बी का फॉर्म है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं आपके वो कंटिन्यूस टेंस में हैं और तीनों मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल लिया है। अब हम डू का यूज़ देखेंगे। तो डू का यूज़ जो है वो सभी टेंस के इंडिफिनिट फॉर्म में यूज़ होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है डू यू प्ले। तो यहाँ पे ये जो डू है वो मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिया हुआ है। तो इसका उपयोग हम इस तरह से करते हैं। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल लिया है आई डू नॉट टेल अ लाई। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने निगेटिव का उपयोग किया है नॉट लगा के, पर यहाँ पर भी मैंने ये डू लगाया है, इसलिए ये भी निगेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट का उदाहरण है। तो डू का उपयोग जो है वो सभी टेंस के इंडिफिनिट फॉर्म में यूज़ होता है। अब हम हैव का यूज़ का एग्जाम्पल देखेंगे। इसका उपयोग परफेक्ट टेंस में होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है वी हैव मेट हिम, अर्थात हम उससे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में आई हैव इटन द फूड। तो मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हैव का उपयोग हुआ है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो वैसे ही ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, सारे टेंस के परफेक्ट। अब हम बी एंड हैव दोनों का एक साथ उपयोग हैव बीन के रूप में देखेंगे। इसका उपयोग जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, सभी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो एक एग्जांपल हमने लिया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अर्थात मैं तुम्हारा इंतज़ार सुबह से कर रहा हूँ। ये है, तो यहाँ पे हैव बीन का उपयोग हुआ है क्योंकि ये कार्य सुबह से चल रहा है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हुआ है। अब हम मॉडल्स का उपयोग देखेंगे। सबसे पहले हम कैन और कुड का उपयोग करते हैं एबिलिटी के अर्थ में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे कैन का उपयोग हमने प्रेजेंट में सकना के लिए किया है। वैसे ही हम कैन का उपयोग पास्ट में कुड हो जाता है, तो कुड का उपयोग करेंगे ही कुड हैंडल द प्रोजेक्ट अलोन। वह अकेले ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता था, तो पास्ट के लिए हमने कुड का उपयोग किया है। वैसे ही सेकंड में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और उसी का पास्ट में माइट हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे इट में रेन टुडे, आज वर्षा
हो सकती है, तो यह हो सकने की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, इसलिए हमने मे का प्रयोग प्रेजेंट में किया है। और इट माइट हैव हेल्ड टुडे, आज ओले गिर सकता था, तो उस अर्थ में हमने माइट का प्रयोग किया है। वैसे ही फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा के अर्थ में हमने विल का प्रयोग किया है। वैसे ही अगर हम किसी को पोलाइटली या विनम्रता से कुछ पूछते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू डू दैट, प्लीज, क्या आप यह कर सकते हैं। वैसे ही हम पूछ सकते हैं वुड यू लाइक सम कॉफी। वैसे ही चाहिए के अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। वैसे ही हम शैल का उपयोग पूछने के लिए करते हैं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और करना ही चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ मस्ट का प्रयोग किया है। आर्ट टू का उपयोग भी हम करना ही चाहिए के अर्थ में करते हैं, परंतु यहाँ हम नैतिक गुणों को दर्शाने के लिए करते हैं, तो यू आर्ट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अर्थात आपको अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो ये थे हमारे मॉडल्स के उपयोग। अब हम सेमी मॉडल्स के प्रयोग देखेंगे। सेमी मॉडल्स का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसके प्रयोग के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला है करना जरूरी है के अर्थ में हम नीड का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ही नीड टू गो, उसे जाने की ज़रूरत है, तो जाने की ज़रूरत है में हम नीड का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। उसी को जब हम निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तब हमको उसको एक और ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है इसके प्रयोग में। तो डज ही नीड टू गो, यहाँ पे हमने डज को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लिया है और नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज किया है। तो उसे जाने की ज़रूरत है, हमारा इसका सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या उसको जाने की ज़रूरत है ये हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हमने साहस करने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं हम, तो डेयर दे अपोज मी, क्या उन्होंने मेरा विरोध किया, इसके लिए हमने डेयर का प्रयोग किया है। और जब हम उसी तरह से यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डेयर को जब मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं तो एक और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे हमने डू का प्रयोग किया है, ऑक्सिलरी वर्ब, डू दे डेयर टू अपोज मी, तो ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। और इस टू का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही तरह से हमारा सेंटेंस सही होता है। तो उपयोग देख सकते हैं, डू दे डेयर टू अपोज मी, या फिर हम बोल सकते हैं डू दे डेयर अपोज मी, तब भी हमारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। थर्ड में हम यूज टू के उपयोग के लिए, किया करती थी के लिए हम यूज टू का उपयोग करते हैं। आई यूज्ड टू ड्रिंक, मैं पिया करती थी, इसी को जब हम यूज्ड टू को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब हम एम का प्रयोग करते हैं। आई एम यूज्ड टू ड्रिंक, मैं पीने की आदी हूँ या मुझे पीने की आदत है, इस रूप में एम का ऑक्सिलरी वर्ब और यूज्ड टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। टाइप ऑफ वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझ लिया है। अब हम मेन वर्ब को समझेंगे। तो मेन वर्ब जो होते हैं, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, ये शो एक्शन एंड स्टेट, अर्थात ये एक्शन और स्टेट दोनों को दर्शाता है। तो मेन वर्ब जो है वो टू टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्शन वर्ब, इसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। और सेकंड जो है वो हमारा स्टेट वर्ब होता है, ये नॉन एक्शन वर्ब होता है, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है।
तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम एक्शन वर्ब को समझ लेते हैं जिसमें हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसमें ये जो गो है ये एक्शन है, कार्य है जो दिखाता है कि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। वैसे ही हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, देखिए ही इज़ डांसिंग। तो डांसिंग जो है ये भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को दर्शाता है, इसलिए हमारा एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब जिसको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देख के समझ लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी फील्स टायर्ड। तो ये टायर्ड जो फील कर रही है इसको सिर्फ महसूस कर रही है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है आई लाइक रोज। तो ये जो लाइक है ये हमारा नॉन एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है, क्योंकि सिर्फ पसंद किया जा रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मेन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ट्रांजिटिव वर्ब के लिए एग्जाम्पल लिया है, प्लीज़ बाय अ कार फॉर मी। तो ये जो बाय है वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये जो कार है हमारा ऑब्जेक्ट है और बाय जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में देखेंगे दे जंप्ड, तो वो कूद गए। तो इसमें ये जंप्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको किसी और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है रोहन किक्ड द बॉल। तो ये जो किक्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और बॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में सी क्रॉस्ड द स्ट्रीट। तो ये क्रॉस्ड जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और स्ट्रीट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में देख लेंगे जहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है सी इज स्लीपिंग। तो ये स्लीपिंग जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको और किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में दे फेल्ड, वे फेल हो गए हैं। तो ये जो फेल्ड है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको और किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह से आप इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों वर्ब को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे मेन वर्ब का अच्छे से डिस्कशन। अब हम वर्ब के फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला रेगुलर वर्ब्स और दूसरा इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं ये देखिए, द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स इंड इन ई डी। तो वर्ब के जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है उनका अंत ई डी से होता है, वो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और इसी तरह से इसके जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है इनका अंत डिफरेंट होता है, वो देखिए, तो वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है डू का, तो डू का डू, डिड, डन, ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये इरेगुलर वर्ब्स का उदाहरण है। और रेगुलर में हमने एग्जाम्पल लिया है लुक का, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो ये सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म है वर्ब के उसमें इनका अंत जो है वो ईडी से हो रहा है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब्स हैं। नीचे मैंने सारणी में कुछ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। दोनों में रेगुलर और इरेगुलर दोनों में ही तीन तीन फॉर्म हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लुक का दिया है, लुक माने देखना, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में ईडी का
यूज है, वैसे ही स्टॉप, स्टॉप माने रुकना, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। वैसे ही ट्रैवल, ट्रैवल का ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड में ईडी लगा है। वैसे ही वरी, वरीड, वरीड। यहाँ पर भी ईडी लगा है हमारा। वैसे ही स्कीप है, स्कीप का भी स्कीप्ड, स्कीप्ड। मैरी का मैरिड, मैरिड। यहाँ पर भी ईडी अंत हो रहा है। वैसे ही क्लैप, क्लैप मैंने ताली बजाना, तो क्लैप्ड, क्लैप्ड। तो यहाँ पर भी ईडी से अंत हो रहा है। वैसे ही कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। यहाँ पर भी ईडी से अंत हो रहा है। अब इरेगुलर का देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेंट। इसमें कहीं कहीं पर तीनों अलग अलग होंगे, कहीं पे दो सेम होंगे। तो उस तरह से फर्स्ट हमने रन, रन यानी दौड़ना। तो पहला में हमारा रन है, फिर रैन है, फिर रन है, ऐसा यूज हुआ है। सेकेंड है सी, सी यानी देखना, देखना। सी का सी है, सॉ है, सीन है। इसमें तीनों अलग अलग हैं। वेयर का वेयर, वोर, वॉर्न ऐसा हुआ है, तो इसमें भी तीनों डिफरेंट हैं। विन का विन यानी जीतना, विन, वॉन, वॉन। इसमें दो सेम हैं और एक अलग है। इस तरह से है, से, सैड, सैड। यहाँ पर भी दो सेम हैं और एक अलग है। नीचे पुट का लिए हैं, पुट का तीनों फॉर्म सेम है। देखिए पुट, पुट और पुट। वैसे ही कट का भी तीनों सेम है। कॉस्ट का भी कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। यहाँ भी ये तीनों सेम हैं। तो इस तरह से ये इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।